हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं केंद्रीय विद्यालय का वीडियो बनाते रहता हूं और केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते रहता हूं। तो ये वीडियो भी केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो के थ्रू ही आपके बच्चे का एडमिशन होगा। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर किया हूँ और ये पॉइंट इतना महत्वपूर्ण है कि 80% एडमिशन इसी के थ्रू होते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो में हम देखेंगे केंद्रीय विद्यालय की प्रायोरिटी कैटेगरी विथ रिजर्वेशन की संपूर्ण जानकारी, यानी कि केंद्रीय विद्यालय में प्रायोरिटी कैटेगरी कैसे लागू होती है, साथ ही साथ रिजर्वेशन भी कैसे लागू होता है। क्योंकि दोनों एक साथ चलते हैं, इसलिए दोनों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में मैंने दोनों को कवर किया है और दोनों को एक साथ समझाया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में प्रायोरिटी कैटेगरी कैसे लागू होती है और साथ साथ रिजर्वेशन भी कैसे चलता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे केवी के प्रकार, क्योंकि पहले हमको केवी का प्रकार समझना पड़ेगा, तभी हमको प्रायोरिटी कैटेगरी और रिजर्वेशन समझ में आएगा। उसके बाद प्रायोरिटी कैटेगरी समझेंगे, फिर प्रायोरिटी कैटेगरी फॉर सिविल एंड डिफेंस केवी, क्योंकि प्रायोरिटी कैटेगरी दो टाइप की लागू होती है। और फिर देखेंगे प्रायोरिटी कैटेगरी फॉर पीएसयूज एंड आईएचएल केवी। फिर देखेंगे प्रायोरिटी कैटेगरी के लाभ क्या हैं, वैलिड ट्रांसफर क्या होता है, वैध स्थानांतरण, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रायोरिटी कैटेगरी के साथ साथ ट्रांसफर भी महत्वपूर्ण होता है। फिर हम रिजर्वेशन देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में रिजर्वेशन कैसे वर्क करता है। फिर प्रायोरिटी कैटेगरी और रिजर्वेशन को एक साथ समझेंगे कि दोनों एक साथ कैसे चलते हैं। फिर लास्ट में एज लिमिट देखेंगे और क्लास 1 की एज की कट ऑफ भी देखेंगे, क्योंकि ये बहुत कमेंट आते रहते हैं, इसलिए इसे मैं शामिल कर लिया हूँ इसमें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ को समझते हैं। केवी कितने प्रकार के होते हैं? केवी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है केवी अंडर सिविल एंड डिफेंस सेक्टर, दूसरा होता है केवी अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या आईएचएल। तो ये दोनों केवी में अलग अलग टाइप का प्रायोरिटी कैटेगरी भी लागू होता है। केवी अंडर सिविल डिफेंस सेक्टर में अलग और केवी अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या आईएचएल में अलग लागू होता है। तो चलिए पहले प्रायोरिटी देख लेते हैं। प्रायोरिटी कैटेगरी फॉर सिविल एंड डिफेंस केवी कैटेगरी वन में कौन आता है? जो सिविल और डिफेंस का केवी है उसमें कैटेगरी 1 में कौन आते हैं? तो इसमें आते हैं केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे, जैसे आर्मी, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इनकम टैक्स, बीएसएफ, आईटीबीटी, इन सब के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चे कैटेगरी 1 माने जाते हैं। किसमें? सिविल एंड डिफेंस केवी में। कैटेगरी 2 होते हैं केंद्रीय पीएसयूज कर्मचारी के बच्चे, जैसे एम्स, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनलाइज्ड बैंक और इंश्योरेंस कंपनी और केवी ईटीसी। मतलब जो केंद्रीय पीएसयूज के कर्मचारी हैं उनके बच्चे कैटेगरी 2 होते हैं। फिर कैटेगरी 3 होते हैं राज्य कर्मचारी के बच्चे, जैसे पीडब्ल्यूडी, एजुकेशन, पुलिस विभाग, कोर्ट, फॉरेस्ट या रेवेन्यू या बैंक, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हों, जो स्टेट गवर्नमेंट से सैलरी लेते हों, वो कैटेगरी 3 होते हैं। फिर होते हैं कैटेगरी 4, जो राज्य पीएसयूज कर्मचारी के बच्चे होते हैं, जैसे राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान, निगम, कारपोरेशन, आंगनवाड़ी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बैंक या सीएसपीडीसीएल, सीएसईबी आदि। तो ये जो राज्य सरकार के निगम, कारपोरेशन होते हैं, जो राज्य सरकार के पीएसयूज के कर्मचारी होते हैं, उनके बच्चे कैटेगरी 4 होते हैं। अब इन चारों को छोड़कर जो बचते हैं वो सब कैटेगरी 5 में माने जाते हैं। ये तो हो गया कैटेगरी फॉर सिविल एंड डिफेंस के भी। अब जो प्रायोरिटी कैटेगरी है फॉर पीएसयूज एंड आईएचएल के भी, वह है कैटेगरी 1। यहाँ कैटेगरी 1 चेंज हो जाता है। कैटेगरी 1 में आते हैं पीएसयूज, आईएचएल, पीएसयूज कर्मचारी के बच्चे, जैसे एम्स, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, एनटीपीसी आदि। तो जो पीएसयूज कर्मचारी के बच्चे हैं वो कैटेगरी 1 हो जाएंगे। कौन से केवी में? जो पीएसयूज और आईएचएल केवी होते हैं। अब थोड़ा सा मैं डिटेल दे देता हूँ पीएसयूज और आईएचएल केवी कौन होते हैं। तो पीएसयूज और आईएचएल केवी ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थान के अंदर केवी खुले होते हैं उनके कर्मचारी के बच्चों को पढ़ाने के लिए। जैसे एनटीपीसी एक बड़ा कंपनी है, अब वहाँ बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, तो कंपनी ने उनके बच्चे को पढ़ाने के लिए सरकार से केवी की मान्यता ली है, तो वो केवी उसके अंदर ही है और उस केवी में उस कंपनी के कर्मचारी के बच्चों को प्रथम वरीयता मिलेगी, यानी वो कैटेगरी 1 हो जाएंगे। इसी तरीके से मान लीजिए कोई एम्स है, आईआईटी है, आईआईएम है, उसके अंदर अगर कोई केंद्रीय विद्यालय है, वह उस कंपनी एम्स, आईआईटी जो भी है जिसके अंदर है,
उसके कर्मचारी के बच्चों को प्रथम वरीयता मिलेगी, वो कैटेगरी 1 हो जाएंगे। बाकी फिर सेम चलेगा। कैटेगरी 2 हो जाएंगे केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे, कैटेगरी 3 हो जाएंगे केंद्रीय पेशेउच्च कर्मचारी के बच्चे, कैटेगरी 4 हो जाएंगे राज्य कर्मचारी के बच्चे, कैटेगरी 5 हो जाएंगे राज्य पेशेउच्च कर्मचारी के बच्चे और कैटेगरी 6 हो जाएंगे उपरोक्त को छोड़कर अन्य सभी वर्ग। यानी ये पांचों को छोड़कर जो अन्य लोग अप्लाई करेंगे वो कैटेगरी 6 हो जाएंगे। तो जो पीएसयूज और आईएचएल के भी हैं वहाँ 6 कैटेगरी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक कैटेगरी, पहली कैटेगरी उसी कंपनी, उसी शिक्षण संस्थान जहाँ वहाँ के भी है के कर्मचारी के बच्चों के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट है प्रियॉरिटी कैटेगरी बेनिफिट इन केवी एडमिशन। अब प्रियॉरिटी कैटेगरी को हम बार बार क्यों बोलते हैं, बार बार समझाते क्यों हैं, इसका क्या महत्व है वो अभी जानना जरूरी है। तो केंद्रीय विद्यालय में प्रियॉरिटी कैटेगरी बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के थ्रू सारे एडमिशन होते हैं। तो नंबर 1, केंद्रीय विद्यालय में सभी एडमिशन प्रायोरिटी कैटेगरी के माध्यम से ही होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी यानी सबसे ज़्यादा चांस, यानी जिनको भी फर्स्ट कैटेगरी मिलती है उनके बच्चों का एडमिशन का चांस सबसे ज़्यादा होता है। जैसे पीएसयूज और आईएचएल केवी में जब उनके ही कर्मचारी के बच्चों को फर्स्ट कैटेगरी मिल जाती है यानी उनके बच्चों को एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2, प्रायोरिटी कैटेगरी के साथ साथ पिछले 7 सालों में नंबर ऑफ ट्रांसफर भी देखा जाता है। जिसका जितना ज़्यादा ट्रांसफर उसके बच्चे को उतना ज़्यादा चांस, यानी सबसे पहले कैटेगरी 1 वाले और कैटेगरी 1 में भी सबसे ज़्यादा ट्रांसफर वाले माता पिता के बच्चों का एडमिशन होगा। अब प्रायोरिटी कैटेगरी तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रायोरिटी कैटेगरी के साथ साथ पिछले 7 सालों में नंबर ऑफ ट्रांसफर भी देखा जाता है और जिनका जितना ज़्यादा ट्रांसफर होगा उनके बच्चों को उतना ज़्यादा चांस होगा। तो जैसे आपने देखा कि एडमिशन में कैटेगरी के साथ साथ नंबर ऑफ ट्रांसफ़र भी महत्वपूर्ण है, तो आपको यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि वैलिड ट्रांसफ़र क्या होता है, यानी एडमिशन के पर्पज़ से कौन सा ट्रांसफ़र गिना जाएगा, कौन सा ट्रांसफ़र नहीं गिना जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वैलिड ट्रांसफ़र क्या होता है। केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश हेतु ऐसे ट्रांसफर को वैलिड माना जाता है जो कि कम से कम 20 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए हुआ हो और वहां ठहरने की अवधि 6 माह या उससे अधिक हो। तो आप वैलिड ट्रांसफर समझ गए होंगे कि आपका ट्रांसफर जहां पहले आप थे उससे 20 किलोमीटर या उससे अधिक दूर हुआ हो और पिछले बार आप जहां रहे थे वहां कम से कम 6 महीने रहे हों या उससे अधिक रहे हों, तब आपका एक ट्रांसफर गिना जाएगा, तब वह वैलिड ट्रांसफर गिना जाएगा। नंबर 1, 20 किमी से कम दूरी का ट्रांसफर एडमिशन पर्पज से ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और यह नंबर ऑफ ट्रांसफर में नहीं गिना जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। और नंबर 2 है 6 माह से कम समय के लिए हुआ ट्रांसफर भी एडमिशन पर्पज से ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और यह भी नंबर ऑफ ट्रांसफर में नहीं गिना जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे होते हैं जो एक ही बिल्डिंग में काम करते रहते हैं लेकिन उनका ट्रांसफ़र उसी बिल्डिंग में इधर उधर होते रहता है, तो एडमिशन पर्पज से वह ट्रांसफ़र नहीं गिना जाएगा और उसका लाभ नहीं होगा। या आप एक ही सिटी में हैं और अलग अलग ऑफिसेज हैं, कुछ कुछ दूर पर ऑफिस है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर में और वहाँ आपका ट्रांसफ़र होता है, तब भी एडमिशन पर्पज से वह ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्रीय विद्यालय ऐसा मानता है कि अगर आपका ट्रांसफ़र 20 किलोमीटर से कम दूरी पर हुआ है तो आप अप डाउन कर सकते हैं और बच्चा आपका जहाँ पढ़ रहा है वहीं पढ़ सकता है, उसको नए स्कूल में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रीय विद्यालय में रिजर्वेशन कैसे लागू होता है। तो केंद्रीय विद्यालय में शेड्यूल कास्ट को 15% रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% रिजर्वेशन है, ओबीसी एनसीएल को 27% रिजर्वेशन है, पीडब्ल्यूडी को 3% है, आरटी को 25% है और एसजीसी को पर सेक्शन 2 सीट है यानी 5% रिजर्वेशन है। लेकिन एसजीसी कोटा जो है वह बाल वाटिका में लागू नहीं होता, यह केवल क्लास 1 के लिए लागू होता है, बाकी चीज़ें हर जगह लागू होती हैं। अब ये रिजर्वेशन तो केंद्रीय विद्यालय में देते हैं, इसको लागू करते हैं, लेकिन बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है कि जब प्रायोरिटी कैटेगरी से लेते हैं तो रिजर्वेशन कैसे लागू होता है। तो अब हम उसको समझ लेते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में रिजर्वेशन और प्रायोरिटी कैटेगरी दोनों लागू कैसे होती है। प्रायोरिटी कैटेगरी एंड रिजर्वेशन। प्रायोरिटी एंड रिजर्वेशन केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रायोरिटी और रिजर्वेशन एक साथ चलते हैं। सबसे पहले कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को लेंगे, लेकिन आरक्षण का ध्यान रखते हुए। जैसे पॉइंट नंबर 1, ओबीसी एनसीएल को 27% आरक्षण है। अब 100 सीट में यदि कैटेगरी 1, 2 से 27 बच्चे ओबीसी एनसीएल के नहीं मिलते हैं तो कैटेगरी 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से लिए जाएंगे। भले ही कैटेगरी 1 का जनरल का बच्चा हो उसको नहीं लेंगे।
तो अब मान लेते हैं कि किसी केंद्रीय विद्यालय में 100 सीट है और 100 सीट में 27 सीट ओबीसी एनसीएल के लिए आरक्षित है। अब पहले कैटेगरी 1 से देखेंगे कि 27 बच्चा कैटेगरी 1 से मिल जा रहा है क्या? अगर कैटेगरी 1 से नहीं मिल रहा है तो कैटेगरी 2 से, अगर कैटेगरी 2 से भी नहीं पूरा हो रहा है तो कैटेगरी 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से लास्ट तक देखेंगे और ओबीसी का 27% सीट फुल करेंगे। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देंगे, मान लीजिए कैटेगरी 1 से 10 बच्चे ही ओबीसी के मिले, लेकिन जनरल के बाकी सारे बच्चे कैटेगरी 1 में हैं, 100 बच्चे हैं, तब भी वो 100 बच्चे कैटेगरी 1 से नहीं लिए जाएंगे क्योंकि ये ओबीसी के लिए सीट है, इसलिए कैटेगरी 2 में जो ओबीसी का बच्चा होगा उसको लिया जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए कैटेगरी 2 में भी 10 बच्चे मिले, तब भी अभी 7 सीट खाली है। अब ये 7 सीट कैटेगरी 3 से लिए जाएंगे, भले ही कैटेगरी 2 में भी जनरल वाले बच्चे बचे हों। इसी तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ते रहेगी और सीट भरी जाएगी। पॉइंट नंबर 2 है, इसी तरह एससी के बच्चे को भी 15% रिजर्वेशन है, तो इसमें केवल एससी के बच्चे ही लिए जाएंगे। पहले कैटेगरी 1 से एससी के बच्चे लिए जाएंगे, फिर कैटेगरी 2, फिर कैटेगरी 3, फिर कैटेगरी 4, फिर कैटेगरी 5 से एससी के बच्चे लिए जाएंगे। यानी केवी में रिजर्वेशन प्रायोरिटी के साथ लागू होता है। तो इसी तरीके से जैसे ओबीसी में हुआ था, उसी तरीके से एससी का भी 15% सीट रिजर्व होती है। अब इसी 100 सीट में 15 सीट एससी के लिए है, तो इस सीट को भरने के लिए पहले कैटेगरी 1 से एससी के बच्चे लिए जाएंगे, फिर कैटेगरी 2 से एससी के बच्चे लिए जाएंगे, फिर कैटेगरी 3 से एससी के बच्चे लिए जाएंगे और ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी जब तक कि पूरी सीट फिल नहीं हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको प्रायोरिटी एंड रिजर्वेशन दोनों समझ में आ गया होगा और दोनों एक साथ कैसे चलते हैं यह भी पता लग गया होगा। अगर अब भी आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब लास्ट में हम देखते हैं कि क्लास 1 की उम्र की कट ऑफ डेट क्या है, क्योंकि ये कमेंट बहुत आता है इसलिए लास्ट में इसे शामिल कर लिया हूं। तो चलिए देख लेते हैं कि कट ऑफ डेट क्या है। तो बच्चे की उम्र 6 से 8 साल होनी चाहिए। बच्चे का जन्म 1/4/2016 से 1/4/2018 के बीच होना चाहिए, यानी बच्चा 2016 के अप्रैल से 2018 के मार्च तक तथा 1 अप्रैल 2018 को जन्मे बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ इनके बीच आती है तो आपका बच्चा क्लास 1 के लिए एलिजिबल है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।